स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस सब कुछ आपने पढ़ लिया है और करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अब हम आएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कैपेसिटेंस नहीं भी पढ़ा है तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ टोटली डिफरेंट चैप्टर। ये बिल्कुल अलग है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। जैसा कि आप जानते हैं जेई में और नीट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो पेपर कभी पूरा होता ही नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है बेसिकली इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले में हम पढ़ेंगे करंट और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब। और इसमें डेफिनेशन पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह का। और सेकंड पढ़ेंगे हम सर्किट एनालिसिस, जिसमें हम अलग अलग टाइप के सर्किट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। और थर्ड पार्ट होगा इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इजी भी है और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसमें से कुछ एक पार्ट जो हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट है वो भी हम इंक्लूड कर देंगे, आरसी सर्किट। तो जिन स्टूडेंट्स ने कैपेसिटेंस नहीं भी पढ़ा है तो इसमें वो क्लियर हो जाएगा सर्किट वाला पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो, इसका मतलब चार्ज अब स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहेगा, अब चार्ज मोशन में आ जाएगा। और यहाँ पर हमने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है कि वो मोशन यूनिफॉर्म ही हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। व्हेनेवर चार्ज मूव्स, जब कभी चार्ज मूव करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहेंगे? करंट। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है Q और ये रेस्ट पोजीशन में है, तब ये कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट फ्रॉम एनी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट A और ये पॉइंट B है, दिस चार्ज Q फ्लोज from any point in time t, Q चार्ज t टाइम में फ्लो होने लग जाए, मूव करने लग जाए, तब ये एवरेज करंट बन जाएगा Q बाई T। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहेंगे? करंट। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहीं से हमें करंट का यूनिट में मिलेगा SI यूनिट ऑफ करंट कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, जिसको कि एम्पियर कहा जाएगा। एंड CGS यूनिट ऑफ करंट I, electromagnetic unit of charge divided by second, and we all know that 1 electromagnetic unit of charge is 10 coulomb. तो 1 EMU of charge divided by second is equal to 10 coulomb per second, और इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट एम्पियर, AB AMP, which is called absolute ampere. So absolute ampere is the unit, CGS unit of current. Ampere is the SI unit of current and absolute ampere is CGS unit of current. And the relation between these two units, 1 absolute ampere
इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो बहुत सारी बातें इस बोर्ड के ऊपर अभी लिखी हैं जो आपको आगे याद रखनी है। एब्सोल्यूट एम्पियर इज द CGS यूनिट ऑफ करंट एंड एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ करंट। सो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट की डेफिनेशन के बाद में अब हम ये देखें कि हाउ टू डिटरमाइन द करंट। करंट हम कैसे पता लगाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा कि करंट हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहले होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट में आप नेट चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम यानी Q बाई टी कर दें। जितना चार्ज फ्लो हुआ और कितने टाइम में फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज और टाइम का जो रेशियो है विच इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इस Q बाई टी को ही हम क्या बोलेंगे, एवरेज करंट, टोटल चार्ज बाय टाइम। एंड इफ जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन है या n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब आप Q की जगह चाहें तो क्या रख दें, Ne, तब ये करंट बन जाएगी I इक्वल टू Ne बाई टी। राइट। सेकेंड मेथड टू डिटरमाइन द करंट, instantaneous current, and instantaneous current is given by dq by dt for very small interval of time। बहुत छोटे इंटरवल के लिए एक पर्टिकुलर किसी टाइम पर हमें करंट चाहिए तो करंट हम कैलकुलेट करेंगे dq by dt, और सिंपली dq by dt you can write the rate of flow of charge। जैसे मैकेनिक्स में होता है वेलोसिटी इक्वल टू ds बाई dt, सिमिलरली यहाँ पर करंट हो जाएगा dq बाई dt। अब ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको हम यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रॉम अ पॉइंट 6 into 10 to the power 6 electrons pass in 1 millisecond, find out the current। यानी एक पॉइंट से 6 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं कितने टाइम में, 1 मिलीसेकंड टाइम में। तो फिर आप बताएं करंट कितनी होगी। तो इसमें हम Q बाई टी फॉर्मूला यूज कर दें, Ne बाई टी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 into 10 to the power 6, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10 to the power minus 19, और टाइम जो गिवन है हमें वो 1 मिलीसेकंड है। 1 मिलीसेकंड का मतलब 10 to the power minus 3 सेकेंड। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी करंट कैलकुलेट करनी है। अब इसमें आपको चार्ज भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो आप सिंपली यूज करें I इक्वल टू Q बाई टी, और Q यहाँ पर देख रहे हैं आप चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर Ne। सिमिलरली एक दूसरे टाइप की प्रॉब्लम देखें हम। इन एनी सर्किट charge flows with the relation Q equal to AT square plus BT where A and B are constant, और क्वेश्चन ये बोला जाता है कि फाइंड आउट द करंट एट T इक्वल टू 1 सेकेंड। अब T इक्वल टू 1 सेकेंड में आपको यहाँ पर क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो अब अगर आपने फॉर्मूला यूज कर दिया इसके अंदर I इक्वल टू Q बाई टी, तो आपका आंसर गलत आएगा, बिकॉज Q इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रहा है। तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट पता लगानी होगी,
और इंस्टेंटेनियस करंट आएगी यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तब ये बन जाएगा 2AT और प्लस बी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी एज 1 एंड यू कैन गेट द करंट आई इक्वल टू 2A प्लस बी एम्पियर. So this is the difference between average current and instantaneous current. In instantaneous current we have to determine the current at particular instant, therefore we have to differentiate the charge with respect to time. I equal to dq by dt. तो और किस किस तरह से हम करंट कैलकुलेट करेंगे इसे भी हम आगे देखेंगे. और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर चैप्टर के लास्ट में मैं 1 या 2 वीडियोस बनाता हूँ एडिशनल प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा. आगे बढ़ जाते हैं हम और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, इन प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द करंट इज दैट करंट इज स्केलर. Current is scalar quantity, though current has particular direction. Without any direction, we cannot represent the current. It means if we want to describe the current completely, we require 2 quantities. First, amplitude or magnitude, and second is the direction. तो करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, बट स्टिल करंट इज स्केलर क्वांटिटी. करंट स्केलर है और इसका रीज़न क्या है कि करंट स्केलर क्यों है. वैसे तो आप जानते हैं कि चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होती है, बट करंट इज स्केलर बिकॉज करंट doesn't obey the vector rules. वेक्टर रूल ऑफ ट्राइंगल या फिर पैरेललोग्राम, इस तरह के रूल्स को ये करंट फॉलो नहीं करती. करंट फॉलो नहीं करती क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये करंट यहाँ पे चल रही है और इस करंट का मैग्नीट्यूड I है, डायरेक्शन अलग होने के बाद भी ये दोनों करंट बिल्कुल सेम करंट कहलाएंगी. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी को आप v1 बोल रहे होते, इस वेलोसिटी को आप v2 बोल रहे होते, तो v1 कैन नॉट बी इक्वल टू v2 क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अलग हो गई है. बट इस डायरेक्शन का करंट पर कोई इफेक्ट नहीं आया, मैग्नीट्यूड तो वही रखा ही है हमने. इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होने से इस करंट में और कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया. इसका मतलब ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं कर रही. सिमिलरली अगर आप देखें वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और जब ये पूरा क्लोज लूप बनाएंगे तो आपको पता है वेक्टर रूल हमें ये सिखाता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा 0. लेकिन यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है. अगर इस करंट को आप I कह रहे हैं, इस करंट को आप I कह रहे हैं, इस करंट को आप I कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप I प्लस I इक्वल टू 0 नहीं लिख पाएंगे. इसका मतलब ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती. करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट ओबे द वेक्टर रूल्स. सो वी हैव सीन फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ करंट दैट करंट इज स्केलर. करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और हमने ये देखा कि लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्शन इज मस्ट टू रिप्रेजेंट द करंट. डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट तो हमें होगी ही. तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ करंट करंट हैज पर्टिकुलर डायरेक्शन. और ये डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो
of positive charge, opposite direction of the flow of negative charge in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट की भी डायरेक्शन होगी। और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज मूव करता हुआ दिख रहा है, उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पता है, तो वही डायरेक्शन करंट की भी डायरेक्शन होगी। बट ध्यान में रखिएगा आप कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट करंट इज स्टिल अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में कंसीडर की जाएगी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर की जाएगी। और करंट जनरली कंडक्टिंग मटेरियल्स में हम लेते हैं इस पूरे चैप्टर में, तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही हम कंसीडर करते हैं। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ negative charge in the direction of electric field or in the direction of the drift velocity of positive charge, or you can say opposite to the direction of drift velocity of electrons। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है A और इस पॉइंट से 10 to the power 3 प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन में और इसी पॉइंट से 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में पास होते हैं। एज शोन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्रॉस पॉइंट A in 1 millisecond, find out the current। तो आप देखें आप कि करंट, जैसे हमने कहा था कि स्केलर होता है, डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन करंट वेक्टर रूल्स को फॉलो ना करेगा, एल्जेब्रिक सम किया जाएगा, करंट का एल्जेब्रिक सम हम लेंगे यहाँ पर। लेकिन करंट की डायरेक्शन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनकी करंट भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स इस क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ मूव कर रहे हैं, करंट इनकी उस डायरेक्शन में ली जाएगी। इसका मतलब अगर हम पॉइंट A पर देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की करंट हमें दोनों एक ही डायरेक्शन में मिलेंगी। इसका मतलब फॉर पॉइंट A नेट करंट जो हो जाएगी वो प्रोटॉन की करंट प्लस इलेक्ट्रॉन की करंट हो जाएगी। और करंट आपको कैलकुलेट करना आता ही है। प्रोटॉन की करंट हो जाएगा NE/T और इलेक्ट्रॉन की करंट भी यहाँ पर आपको देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नंबर में सेम दिए हैं, तो ये भी यहाँ पर NE/T हो जाएगा। सो नेट करंट एट पॉइंट A विल बी 2NE/T। और इस नेट करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो प्रोटॉन की तरफ आएगी या इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो इस मेथड से आप करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और द डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हमने करंट की डायरेक्शन पता लगाया। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ करंट इज करंट कैन नॉट बी रिजॉल्व इन कंपोनेंट्स। करंट को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली आप जानते ही हैं कि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व तो वेक्टर क्वांटिटीज ही होती हैं एंड हियर करंट इज स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन नॉट रिजॉल्व द करंट इन कंपोनेंट्स। करंट को आप अलग अलग कंपोनेंट्स में नहीं रिजॉल्व कर पाएंगे।
करंट cannot be resolved in components। वेक्टर कंपोनेंट करंट के अलग अलग नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये वेलोसिटी होती है और आप इसके टू कंपोनेंट्स कर सकते हैं। थीटा एंगल पर जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, दैट कंपोनेंट इज v cos थीटा and a perpendicular component will be v sin theta। सिमिलरली अगर यहां पर ये करंट है I, तो थीटा एंगल पर इसका ये कंपोनेंट I cos थीटा या इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट I sin थीटा, इस तरह से करंट के कंपोनेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। करंट कैन नॉट बी रिजॉल्व इन कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो आप, कि अगर ये करंट यहाँ पे चल रहा है I, आपने थीटा एंगल इसको ऊपर भी कर दिया है, अगर स्टिल द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट विल बी I, तो थीटा एंगल पर भी इसकी वैल्यू तो यहाँ पर I ही रहेगी। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन के साथ में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया। सो करंट कैन नॉट बी रिजॉल्व इन कंपोनेंट्स। बट आप देखेंगे आगे जा करके हम KVL KCL में पढ़ते कि करंट, अब जैसे मान लीजिए ये करंट है यहाँ पर, सपोज कीजिए 5 एम्पियर की करंट है ये। अब ये किसी भी एंगल पे यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, सपोज कीजिए 60 डिग्री का एंगल है, तो करंट का जो डिवीज़न है वो इस एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। करंट बिल्कुल एल्जेब्रिकली ही डिवाइड होगी। अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट 1 एम्पियर है तो ये वाला पार्ट फिर 4 एम्पियर हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट 2 एम्पियर है तो ये वाला पार्ट फिर 3 एम्पियर हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट 3 एम्पियर है तो ये वाला पार्ट फिर 2 एम्पियर हो जाएगा। इस 60 डिग्री पर इस करंट के डिवीज़न का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो करंट से रिलेटेड हैं और हमें इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है। आगे और भी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं हम। तो करंट की और प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे हैं हम यहाँ पर। करंट की फोर्थ प्रॉपर्टी में हम ले रहे हैं कि करंट किस टाइप की होती है, करंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो जनरली जो आप बच्चों से कभी पूछें कि करंट कितने टाइप की होती है तो वो तुरंत जवाब देता है कि करंट इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑल्टरनेटिंग करंट AC एंड डायरेक्ट करंट DC। बट आप इस बात को ध्यान में रखिए कि करंट 2 नहीं 3 नहीं, बट करंट इज ऑफ सो मैनी टाइप्स। करंट जो होती है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है। करंट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और ये करंट का जो टाइप होता है, टाइप ऑफ करंट, कि करंट ये किस टाइप की है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन की करंट है, इलेक्ट्रॉन की करंट है, तो ये करंट दोनों अलग अलग करंट कंसिडर की जाएंगी। जैसे हम सेमीकंडक्टर में जाएंगे आगे जा करके, तो होल की करंट है या फिर इलेक्ट्रॉन की करंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन की करंट को आप होल करंट नहीं कह सकते और होल की करंट को आप इलेक्ट्रॉन की करंट नहीं कह सकते। इट मीन्स करंट बिल्कुल अलग हो जाएगी अगर वो चार्ज अलग हो जाएगा तो। दूसरा, रीजन ऑफ फ्लो। करंट क्यों फ्लो हो रही है, चार्ज फ्लो होने का रीजन क्या है, इससे भी हम करंट को डिफरेंशिएट करेंगे कि ये करंट अलग टाइप की है और ये करंट अलग टाइप की है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, करंट विच फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और फिर ये फ्लो होगी, तो उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब आप कहोगे कि सब सारी की सारी करंट ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, तो ऐसा नहीं है कि करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो होगी या चार्ज सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो हो। कई बार ऐसा होता है, चार्ज जब फ्लो होता है वो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन और यू कैन से डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर
चार्ज की हायर डेंसिटी है और ये डिफ्यूज़ होने लग गया लोअर डेंसिटी की तरफ, तो इस करंट को जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं बल्कि चार्ज कंसंट्रेशन की वजह से आई है, इसे कहा जाएगा डिफ्यूजन करंट। अब किसी भी सर्किट में आप कहोगे सर ये करंट अलग अलग कैसे होगी, तो डेफिनेटली आप कभी भी ड्रिफ्ट करंट को डिफ्यूजन नहीं कहोगे और डिफ्यूजन करंट को ड्रिफ्ट करंट नहीं कहोगे। जब किसी सर्किट में ये दो करंट होती हैं, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन, तो ये दोनों करंट आपको अलग अलग दिखाई देंगी एंड दीज करंट कैन नॉट बी कंबाइंड। आप इनको कंबाइन करके एक नाम नहीं दे पाओगे कि ये करंट ड्रिफ्ट है और यही करंट डिफ्यूजन भी है। ड्रिफ्ट करंट का रीज़न अलग है, इसलिए वो करंट अलग है, और डिफ्यूजन करंट बिल्कुल अलग है। सो करंट में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच decides or which is decided by the reason of flow of charge। ये flow of charge का रीजन डिसाइड करेगा कि ये करंट किस टाइप की है। सिमिलरली द थर्ड फैक्टर विच डिफरेंशिएट द करंट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पर करंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट रहे, और एक वो करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में चेंज हो, तो उसे हम डीसी या फिर एसी कहेंगे। तो यहाँ पर देखा आपने अलग अलग रीजन से ये करंट अलग अलग टाइप की हो पाएगी। तो हम इन कुछ करंट्स की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि रीजन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रीजन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो का जब रीजन अलग होगा तो फिर करंट किस तरह से अलग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट क्यों फ्लो होती है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट फ्लोज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। चार्ज कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से आएगी। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट में ये दोनों ही रीजन नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर चार्ज कंसंट्रेशन का डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको आगे जाकर के हम डिटेल में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। तो हमने देखा यहाँ पर ये तीन करंट, 3D करंट है ये, 3D, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑल दीज करंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट ड्यू टू द रीजन ड्यू टू विच चार्ज फ्लोज। चार्ज फ्लो होने का रीजन अलग है, इसलिए ये करंट तीनों की तीनों बिल्कुल अलग हैं।